हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानरत्न के एक नए अध्याय त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में त्रिभुज और उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों, प्रमेयों यानी कि थ्योरम्स का बारीकी से अध्ययन किया गया है। चलिए तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। त्रिभुज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये त्रि प्लस भुज से मिलकर बना हुआ है। ट्रायंगल जो है वो ट्राई प्लस एंगल से मिलकर बना हुआ है। तिर का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि तीन भुजाएं, तीन भुजाएं। और ट्राई एंगल का मतलब है, ट्राई का मतलब है थ्री, एंगल का मतलब है एंगल, यानी कि थ्री एंगल्स। इंग्लिश में एंगल पर फोकस किया जाता है और हिंदी में भुजाओं पर फोकस किया जाता है। और चाहे एंगल हो चाहे भुजाएं हो, जिसको हम साइड कहते हैं, एंगल जिनको हम कोण कहते हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिभुजों का बंटवारा जो है या डिवीजन जो है वो दोनों के आधार पर हमें देखने को मिलता है, साइड्स के बेस पर और एंगल के बेस पर। तीन भुजाओं से हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति जो है वो त्रिभुज कहलाएगी। तीन रेखाखंड हों जिनको हम लाइन सेगमेंट्स कहते हैं, तीन लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर जो है या बंद आकृति जो है उसको त्रिभुज कहेंगे। आपका त्रिभुज ये नहीं हो सकता है कि हमने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया और ऐसा बना दिया। इसको त्रिभुज हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप फिगर जो है वो क्लोज नहीं है, ये ओपन है कहीं से। तीन रेखाखंड यदि हैं आपके पास, सेगमेंट अगर हैं आपके पास, तो उनसे क्लोज्ड फिगर या बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगी। ये आपका त्रिभुज होगा, ये आपका त्रिभुज होगा, ये आपका त्रिभुज होगा। कोई भी ले लीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, यदि वो क्लोज्ड फिगर बन पा रहा है तो उसको हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुजों में कुछ विशेष होता है, उसको समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है जिनसे हमने त्रिभुज बनाया है, ये जो आप लाइन सेगमेंट देख रहे हो, ये और ये, इनको हम त्रिभुज की भुजा या साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज की भुजा या साइड कहेंगे। इस लाइन सेगमेंट जिन पॉइंट पर काट रहे हैं, ये जो पॉइंट हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम वर्टेक्स या शीर्ष कहेंगे। क्या नाम देंगे इनको? हम वर्टेक्स या शीर्ष नाम देंगे। त्रिभुज का शीर्ष कह दीजिए या वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कह दीजिए इनको हम। जो आप एंगल देख रहे हो, ये इन साइड से या इन भुजाओं से मिलकर जो एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है, इसको हम त्रिभुज का कोण या एंगल ऑफ ट्रायंगल नाम देंगे। त्रिभुजों का बंटवारा या त्रिभुजों का विभाजन, जिसको हम त्रिभुजों का डिवीजन ऑफ ट्रायंगल्स कहें या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कहें, इनका बंटवारा हमें दो तरीके से करना है। जैसे कि नामों से पता चला था, एक भुजाओं के आधार पर होगा और एक कोणों के आधार पर होगा। एक कहेंगे हम कोणों के आधार पर और एक कहेंगे हम भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर का बस मतलब है बेस्ड ऑन एंगल्स। ये है आपका बेस्ड ऑन साइड्स। तो दोनों के आधार पर बंटवारा तीन तरीके से होगा। त्रिभुजों को तीन रूपों में हम बांटेंगे।
इसके भी आपको यहां पर 3 रूप देखने को मिलेंगे। प्रत्येक त्रिभुज आपको ध्यान रखना है 3 नामों से जाना जाएगा, और वो 3 नाम कैसे होंगे वो आप आगे चल के बताएंगे इनको। पहले ये समझ लीजिए आप, एक जो होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा आपका समकोण होगा, समकोण त्रिभुज है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। एक आपका अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये आपका कोणों के आधार पर या बेस्ड ऑन एंगल्स है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। भुजाओं के आधार पर क्या है? भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार से ट्रायंगल होगा आपका, जिसको हम विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। एस्केलीन ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, एस्केलीन ट्रायंगल हो गया आपका। इसके बाद आपका समद्विबाहु आएगा, समद्विबाहु ट्रायंगल त्रिभुज, जिसको हम आइसोसेलिस कहेंगे, आइसोसेलिस ट्रायंगल। उसके बाद आएगा आपका समबाहु, समबाहु, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। इन त्रिभुजों की अलग अलग पहचान को समझते हैं। यदि मैं कोणों के आधार पर बात करूं तो एक त्रिभुज, जैसे मैंने कहा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज की विशेषता यह होगी, प्रॉपर्टीज जो होगी इसकी, कि आपका प्रत्येक एंगल, कोई भी कोण इसका आपका 90 से ऊपर नहीं जाएगा। त्रिभुज में बनने वाले तीनों के तीनों कोण 90 से छोटे होंगे, यानी कि बिलो 90 होंगे। कुछ इस प्रकार से त्रिभुज जो है आपका, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होगा, 90 डिग्री होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और एक ही 90 हो सकता है, क्योंकि टोटल जो सम है त्रिभुजों का, तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो एक ही 90 हो सकता है, बाकी दोनों छोटे आएंगे। तो बाकियों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक कोण से मतलब है कि कम से कम एक कोण उसका 90 अंश हो। उसको हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज जो है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि कम से कम एक कोण, त्रिभुज का एक कोण वो 90 से ऊपर होना चाहिए, अबव 90 होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 से ऊपर है तो हम उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। 90 डिग्री है तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहेंगे। और सारे के सारे कोण अगर 90 से छोटे हैं तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, या उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। भुजाओं के बेस पे भी देख लेते हैं कि विषम बाहु कौन सा है। विषम बाहु का मतलब है भुजाओं में जो विषम है, बाहु यानी कि भुजाएं, बाहु यानी कि भुजाएं, और विषम का मतलब है विषम यानी कि भिन्न भिन्न। ऐसा कोई भी त्रिभुज जो भुजाओं में अलग है, भुजाओं की लंबाइयां जिसकी अलग अलग है, मान लीजिए इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तीनों भुजाओं की लंबाइयां यदि विषम है तो उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, या आइसोसेलिन या एस्केलिन जो है ट्रायंगल कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज या एस्केलिन ट्रायंगल। सम द्विबाहु में क्या है, जैसे कि सम दिख रहा है आपको समान, और द्वि माने दो, और बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान हैं, जिसकी दो भुजाएं समान हैं उसको हम सम द्विबाहु कहेंगे। कोई भी ऐसा एंगल है जिसकी दो भुजाएं की लंबाइयां बराबर है उसको हम आइसोसेलिस या सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु क्या है? सम इज समान और बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान है उसको हम समबाहु कहेंगे। सभी भुजाएं समान का मतलब है आपस में सबकी लंबाइयां समान हो, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल
या समबाहु त्रिभुज का नाम देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी त्रिभुज को आप एक से अन्य नामों से भी जान सकते हो। उन नामों को समझ लेते हैं कैसे जानना है, और कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में वैसे नाम भी लिखे होते हैं। मान लीजिए आप बात कर रहे हो विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज जिसको हमने कहा एस्केलिन ट्रायंगल, एस्केलिन ट्रायंगल की बात कर रहे हो, तो विषम बाहु त्रिभुज कैसा कैसा बन सकता है इसको समझिए। एक तो ये भी विषम बाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ए भुजा ए है, ए बी है, इसकी तीनों की लंबाई अलग अलग है। ये भी आपका विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें भी देखिए आप तीनों की भुजाएं अलग अलग है, इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ लंबाई है। ये भी आपका विषम बाहु त्रिभुज, इनमें भी तीनों की लंबाइयां कैसी है, अलग अलग है बिल्कुल। तो तीनों ही तीनों विषम बाहु त्रिभुज है, पर अंतर कहां है तीनों में? अंतर इनका है कोणों में अंतर है। डिफरेंस कहां है? इनके एंगल्स में डिफरेंस है। ये आपका न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका नाम हम विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज रखेंगे। क्या कहेंगे हम? विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज। विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज या एस्केलिन एस्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हम इसका नाम देंगे। ये क्या है आपका? ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसको हम विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज इसको नाम देंगे हम, एस्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नाम देंगे। एस्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो नाम कैसे होगा? इसका नाम क्या क्या हो गया? एक हमने न्यून कोण त्रिभुज कह दिया इसको, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह दिया इसको। एक हमने विषम बाहु त्रिभुज कह दिया इसको, एस्केलिन ट्रायंगल कह दिया। और तीसरा नाम हमने विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज दे दिया। और ये नाम इसका एकदम परफेक्ट नाम है। इससे आपको इसका डिजाइन पता चल जाएगा, इसका पूरी तरह से फिगर्स पता चल जाएगा कि त्रिभुज कैसा बनने वाला है। सेम कहानी यहां है, इसका एक नाम अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एक नाम विषम बाहु त्रिभुज है जिसको हम एस्केलिन ट्रायंगल कहा, और दूसरा नाम जो है आपका विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज है जिसको हमने एस्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा। इस पे आ जाइए, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये समकोण त्रिभुज है और साथ में विषम बाहु भी है, तो एक विषम बाहु नाम हो गया, एक समकोण त्रिभुज नाम हो गया इसका, राइट एंगल ट्रायंगल नाम हो गया इसका। और तीसरा नाम क्या हुआ? तीसरा नाम इसका विषम बाहु समकोण त्रिभुज है। विषम बाहु समकोण त्रिभुज या एस्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल। एस्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके विषम बाहु त्रिभुज के तीन प्रकार होगा, तीनों के नए नाम भी हो गए। अब समद्विबाहु त्रिभुज लेके देख लेते हैं। समद्विबाहु या जिसको हमने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे होंगे ये? ऐसा भी हो सकता है, दो भुजाएं समान है, दो साइड समान है आपकी। ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये इसके इक्वल हो, साथ में ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये दोनों समान हो। ये तीन फिगर इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है आपका? ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो इसका नया नाम क्या होगा फिर? समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज या आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसकी कहानी क्या होगी? ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, देखने से पता चल रहा है 90 अब 90 है एक एंगल, तो फिर नाम क्या हो गया इसका? समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज हो गया, या आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या है? ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे,
या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो ये इन तीनों के नए नाम हो गए हैं। इसके बाद एक और समझ लेते हैं अब क्या रहा हमारा। अब हमारा त्रिभुज जो बचा है वो हमारा है समबाहु त्रिभुज। कौन सा बचा है? समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु, समबाहु में है सारी भुजाएं समान, सारी भुजाएं समान। सारी भुजाएं समान होने का मतलब ही है कि अब आपका राइट एंगल नहीं बन सकता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो है या समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जो कहती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के बराबर होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यदि मैं सारी भुजाएं समान कर दूं तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। इसमें अधिक कोण त्रिभुज भी नहीं बन सकता है। अधिक कोण त्रिभुज क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा से कम होता है, तो वो भी नहीं बनेगा। और यदि कोई दूसरा मेथड हम अपनाएं तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। इसका मतलब है कि सभी कोण बिलो 90 हैं, और बिलो 90 है तो एकमात्र त्रिभुज बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि एक ही नाम है इसलिए उसको भी लेना जरूरी नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से ही जाना जाएगा। कोण भुजा संबंध को भी समझ लेते हैं, एंगल साइड में जो रिलेशन है उसको भी समझ लेते हैं। यदि मैं कहूं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, तो इस बात का मतलब है उस त्रिभुज के दो कोण भी समान होंगे, या कहें तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि भुजाएं समान होंगी, ये मैंने त्रिभुज बनाया और ये दो भुजाएं समान बना दी, इस बात का मतलब है इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये दोनों भी आपस में समान होंगे। असमान अगर भुजाएं हैं, असमान अगर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण असमान भी होंगे। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, और यदि डिफरेंट साइड्स हैं, उनकी लेंथ डिफरेंट है, तो उनके सम्मुख कोण जो हैं वो एंगल जो हैं वो भी आपके डिफरेंट आएंगे। मान लीजिए कोई मैंने ऐसे त्रिभुज बना दिया कुछ भी, तो चूंकि इसकी सारी भुजाएं असमान हैं, इनकी साइड्स अलग, इनकी लेंथ जो है अलग अलग है, तो इसका मतलब है ये जो भी ये एंगल आ रहे हैं ये तीनों के तीनों एंगल अलग अलग ही होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। डिफरेंट साइड्स हैव डिफरेंट एंगल्स। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान हुए और असमान भुजाओं के सम्मुख कोण असमान हुए। ये वाइस वर्सा होता है। ये हम एंगल से भी यहां जा सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोई कोण समान है, कोई एंगल इक्वल हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं या सामने वाली भुजाएं जो हैं वो आपकी बराबर होंगी, इक्वल होंगी। और यदि एंगल असमान है या डिफरेंट हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं हैं वो भी आपकी डिफरेंट ही होंगी। इसको समझिए। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसा हमने बना दिया है, कुछ ऐसा बना दिया है। इनके जो कोण हैं या एंगल्स हैं इनकी अलग अलग लेंथ है। मान लीजिए ये छोटा है, सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो आपको त्रिभुजों में, ट्रायंगल्स में याद रखना है कि सबसे छोटे कोण की सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। क्योंकि ये जो है सबसे छोटा एंगल है, तो इसके सामने की भुजा जो है, साइड जो है वो सबसे छोटी होगी, लीस्ट लेंथ होगी इसकी। ये दूसरे नंबर का है लेंथ में, इसलिए इसकी साइड जो है वो लेंथ में दूसरे नंबर की आएगी। और ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसकी साइड जो है वो सबसे बड़ी आएगी। सेम कहानी ये भी वाइस वर्सा है, भुजाओं में भी यही चलेगा। यदि लेंथ की लंबाई ज्यादा है तो उसके सामने का कोण जो है, एंगल है, वो ज्यादा आएगा। और साइड जो है, साइड की लेंथ जो है वो अगर कम है तो उसके सामने का एंगल जो है वो कम आएगा। इन सभी के अलावा त्रिभुज में कुछ नाम और देखने को मिलते हैं, उन नामों को समझ लेते हैं।
जैसे कि एक है बहिष्ठ कोण जिसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई त्रिभुज ऐसा बना दिया है, तो त्रिभुज की यदि मैं किसी भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दूं, और ध्यान रखना है कोई भी भुजा जो आप बढ़ा रहे हैं उसको एक ही तरफ बढ़ाना है, ऐसा नहीं है इधर भी बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया, दोनों बहिष्ठ कोण नहीं लेंगे, एक ही तरफ बढ़ाना है। तो उस बड़ी हुई भुजा और ये जो बाकी की जो भुजा बची थी उसके साथ वाली भुजा, इसके बीच बनने वाला कोण जो है वो आपका बहिष्ठ कोण कहलाएगा, बहिष्ठ कोण या एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। त्रिभुज की बड़ी हुई भुजा और अन्य भुजा के मध्य बनने वाला कोण आपका क्या कहलाएगा? बहिष्ठ कोण कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इसकी एक प्रमेय है, तो ध्यान रखना है कि इसका जो योग है, ये बहिष्ठ कोण प्रमेय बहिष्ठ कोण जो है वो अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यदि मैं इसको और इसको जोड़ दूं तब ये इसके बराबर होगा। बहिष्ठ कोण किसके बराबर होगा? अपने अंतः सुदूर के कोणों के योग के बराबर होगा। इस कोण को शामिल नहीं करना है, दूर वाले लेने हैं। दूर वाले दोनों कोणों को आप जैसे जोड़ोगे आपका बहिष्ठ कोण के बराबर आ जाएगा। त्रिभुज में 3 बहिष्ठ कोण माने गए हैं, तो तीनों बहिष्ठ कोण पता कैसे करना है? आपको भुजाओं को एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि यहां चल रहे हो आप और एक को आपने यहां बढ़ा दिया, एक को आपने यहां बढ़ा दिया, वैसा नहीं करना है। इसको आपने यहां बढ़ाया है तो इसको आप यहां बढ़ाइए और इसको आप यहां बढ़ाइए, तो ये कोण आपका एक बना, ये एक कोण ये बन गया आपका, और ये कोण आपका ये बन गया। ये तीनों ही बहिष्ठ कोण कहलाएंगे और तीनों का योग मिलकर 360 होगा। इस बात का भी आपको याद रखना है। अब हम लंब देख लेते हैं, परपेंडिकुलर देख लेते हैं। लंब क्या है? कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, 2 त्रिभुज ले लेते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं। लंब का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? लंब जो है किसी बिंदु से किसी भुजा तक की न्यूनतम दूरी को दर्शाने वाला रेखाखंड आपका लंब कहलाएगा। A line segment which shows least distance from a point to the side। किसी भुजा और कहां तक? एक बिंदु तक, इनकी जो न्यूनतम दूरी को दिखाएगा वो लंब होगा, और ये हमेशा आपका भुजा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान रखना है, ये भी लंब हुआ, ये भी लंब हुआ और ये भी लंब हुए, तीनों के तीनों क्या हुए? तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हो गए। आपको किसी भी बिंदु से भुजा तक की लीस्ट डिस्टेंस लेनी है, सबसे कम दूरी लेनी है, और उस कम दूरी को जो भी आपका लाइन सेगमेंट या रेखाखंड दिखाएगा, दर्शाएगा, उसे हम लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर निम्न कोण त्रिभुज में ऐसा हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज में आपको बाहर भी देखने को मिल सकता है। मान लीजिए किसी भी बिंदु से आप डाल दें, यहां से डाल रहा हूं मान लो बिंदु, तो ये आपका लंब हुआ, इस पर ये लंब हुआ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको उस बिंदु से भुजा तक की न्यूनतम दूरी लेनी है या उस पर वो लाइन सेगमेंट लेना है जो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाए। शीर्ष लंब क्या है? लंब ये भी है, लंब ये भी है, पर ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है कि अब लंब जो है हमें कहां से डालना है? शीर्ष से डालना है। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, वर्टेक्स से हम जो भी परपेंडिकुलर लाइन पर डालेंगे, जो भी साइड पे हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, उस इसी को हम नाम देंगे, इसी को नाम हम शीर्ष लंब देंगे या अल्टीट्यूड देंगे। इसका नाम क्या देंगे हम? शीर्ष लंब या अल्टीट्यूड इसका हम नाम देंगे। क्योंकि ये शीर्ष से सामने वाली भुजा की न्यूनतम दूरी या लीस्ट डिस्टेंस को दिखा रहा है, इसलिए हमने इसको शीर्ष लंब नाम दिया। यहां पर आ जाइए, जरूरी नहीं कि जब शीर्ष से लंब डालें वो भुजा पर ही जाए। यदि भुजा पर नहीं जा रहा है तो भुजा को आप आगे बढ़ा दीजिए, जहां पर भी जाए वहां पर आप लंब डाल दीजिए। इसको भी हम शीर्ष लंब का ही नाम देंगे, भले ही लाइन से बाहर हो। अगला बिंदु क्या है? हमारा लंब केंद्र है, जिसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो लंब केंद्र क्या हुआ? इसमें भी हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं।
लंब केंद्र शीर्ष लंबों का कटान बिंदु जो है वो आपका लंब केंद्र होंगे। या अल्टीट्यूड जो हैं जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम ऑर्थो सेंटर का नाम देंगे। जैसे इस पे मैंने अल्टीट्यूड डाला या शीर्ष लंब डाला, ये आया, इस पे ये आया, तो ये जो बिंदु आया आपका, ये जो बिंदु आया, इसी को हम शीर्ष लंब या ऑर्थो सेंटर का नाम देंगे। या लंब केंद्र, शीर्ष लंब नहीं, इसको हम लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर का नाम देंगे। यदि मैं इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालूं तो डेफिनेटली ये कहां से होकर जाएगा, इसी पॉइंट से हो जाके जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र एक ही बिंदु होगा, अलग अलग नहीं होंगे। वो बिंदु होगा जहां पर तीनों के तीनों लंब, शीर्ष लंब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। यहां पर आ जाइए, यहां पर चूंकि शीर्ष लंब यहां नहीं आया, भुजा पर नहीं गिर रहा है, तो कहां गिरेगा, कहीं यहां गिरेगा। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, यहां से 90 बना हुआ है। सेम कहानी यहां पर है, इस भुजा को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसका कुछ यहां आया, तो ये जो बिंदु है, तो ये बिंदु आपका लंब केंद्र कहलाएगा। तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज पर और त्रिभुज के बाहर तीनों जगह हो सकता है। त्रिभुज पर कैसे होगा उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इनकी जगह समकोण त्रिभुज है, इनका हमें लंब केंद्र निकालना है, तो इस तीर से इस भुजा पर लंब डालोगे तो कहां पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा, क्यों 90 पे काटता है। इससे इस पर डालोगे वो भी इधर ही पड़ेगा, तो यही बिंदु जो है इसका क्या बन जाएगा, आपका लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। इसके बाद माध्यिका आती है जिसको हम मीडियन कहते हैं। माध्यिका को समझ लेते हैं। कोई भी त्रिभुज आपका ऐसा बना हुआ है या त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, एक कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है, आपका अधिक कोण त्रिभुज है। माध्यिका क्या कहती है, माध्यिका किसे कहते हैं, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से होकर जाए और सामने वाली साइड्स के मिड पॉइंट पे आके मिले, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम माध्यिका या मीडियन कहेंगे। तो माध्यिका का काम क्या है, सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटना, वो हमारा माध्यिका हो गया। और इन्हीं माध्यिकाओं का कटान बिंदु, यदि मैं 3 माध्यिका इसकी बना दूं, तो ये जो कटान बिंदु जो आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा, इसी को हम केंद्रक या सेंट्रॉइड नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इसी को हम केंद्रक या सेंट्रॉइड नाम देंगे। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु आपका केंद्रक हो गया। इसमें भी कहानी वही है, इसमें भी आपको कहां मिलाना है, मध्य बिंदु पर ही मिलाना है, कोई लंब नहीं डालने आपको, सारे के सारे मध्य बिंदुओं पर ही मिलाना है। मान लीजिए तो ये जो पॉइंट आया, ये भी क्या आएगा, आपका केंद्रक आएगा। तो केंद्रक हमेशा ध्यान रखना है, केंद्रक हमेशा आपको त्रिभुज के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब अंतः केंद्र या इन सेंटर की बात कर लेते हैं। तो अंतः केंद्र क्या है, यदि कोई त्रिभुज बना दूं मैं और इसके अंदर एक वृत्त बना दिया जाए, और ये वृत्त जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो, टच कर रहा हो, इसकी तीनों बाउंड्रीज को, तीनों साइड्स को, तब इस त्रिभुज, इस वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र आएगा वो आपका अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा या इन सेंटर कहलाएगा। ये आता कैसे है उसको समझ लेते हैं। कोई भी त्रिभुज आपके पास है, आपको करना क्या है, इस कोण का आप अर्धक कर दीजिए, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती हुई एक रेखा खींच दीजिए। इस रेखा की विशेषता क्या है, यदि मैं कोई भी कोण लेता हूं और इसका आधा करते हुए एक रेखा खींच दूं, तो इस रेखा की विशेषता क्या है, इस लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या स्पेशल है इसमें। इसमें यह होगा कि इस पर उपस्थित कोई भी बिंदु, मैं कोई भी बिंदु ले लूं, इनसे अगर मैं इन भुजाओं पर लंब डाल दूं, क्या डाल दूं, लंब डाल दूं, तो ये सारे के सारे समान आएंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यानी कि ये लाइन पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु हर स्थिति में, हर समय इन बाकी 2 भुजाएं जो हैं उनसे समान दूरी पर होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको आधा करती हुई इसकी अर्धक जो है मैंने एक रेखा खींच दी। सेम कहानी यहां है, इसको आधा करती हुई एक रेखा खींच दी। तो शर्त क्या थी,
कि इस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु इनसे समान दूरी पर होगा और इस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु इससे समान दूरी पर होगा। यानी कि इस पॉइंट से अगर मैं इस पर लंब डाल दूं और इस पर लंब डाल दूं तो ये क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और इसी पॉइंट से मैं इस पे और इस पे लंब डाल दूं तो ये भी बराबर आएंगे। तो ये भी बराबर आएंगे तो मैं एक किसी भी एक लाइन को त्रिज्या लेकर वृत्त बना दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये वृत्त ही ये केंद्र ही इस वृत्त का क्या बन जाएगा, इस वृत्त का केंद्र बन जाएगा, जिसको हम अंतःकेंद्र या इन सेंटर नाम देंगे। चलिए अब परिकेंद्र को भी समझ लेते हैं। परिकेंद्र या सरकम सेंटर क्या है। मान लीजिए अगर मैंने कोई त्रिभुज बना दिया, उसके शीर्षों को स्पर्श करता हुआ यदि कोई वृत्त बना दिया जाए, किसको स्पर्श करना है, वर्टेक्स को टच करना है, तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका परिकेंद्र कहलाएगा, जिसको हम सरकम सेंटर नाम देंगे। ये बनता कैसे है, इसमें खासियत क्या है, इसमें खास ये है कि ये जो केंद्र है इसकी यहां से और यहां से ये दूरियां जो है आपस में बराबर होंगी। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, त्रिज्याएं कहलाएंगी। करना क्या है आपको, कोई भी त्रिभुज लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, आपको किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हुई एक लंब रेखा खींचनी है। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, लंबार्धक खींचना है, ऐसे खींचना है। खींचने का तरीका क्या है, कोई भी लाइन सेगमेंट लीजिए, उससे एक कट यहां मारिए, एक कट यहां मारिए, आधे से ज्यादा दूरी लेकर सेम कहानी यहां मारिए और यहां मारिए, इससे खींच लीजिए। ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है, या कहें तो लंब अर्धक बन गया है। इसमें क्या खास होता है, इसमें खास ये है कि इस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों बिंदुओं से या दूर पॉइंट जो हैं उनसे हमेशा समान दूरी पर रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इस पर कोई भी बिंदु लें हम, उसकी दूरी इससे और इससे समान आने वाली है। सेम कहानी हमने इसकी की, इसका भी लंबार्धक खींच दिया, इसका लंबार्धक ये था और इस भुजा का लंबार्धक ये है। कहां मिल रहे हैं, जाके यहां जाके मिल गए हैं। इस बात का मतलब है इस बिंदु की यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो यही आपकी त्रिज्या बन जाएगी और यहां से आप जो वृत्त खींचोगे वो आपका परिवृत्त कहलाएगा और उसका केंद्र आपका परिकेंद्र कहलाएगा, जिसको हम सरकम सेंटर नाम देंगे।